हेलो गाइज। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ये रसीदा के मन में एक सवाल उठता है। कैसे पता लगाए? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? यह एक अच्छा प्रश्न है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेला करते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। ये सब हम अतीत के बारे में, इतिहास के बारे में पता कर सकते हैं। बच्चों, अतीत होता है जो हमारा बीता हुआ होता है, यानी इतिहास की बातें, बीते हुए कल की बातें। अब प्राचीन समय में यानी अतीत के समय, पुराने समय में लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र 1 पृष्ठ संख्या 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। चलिए पृष्ठ संख्या 2, ये पृष्ठ संख्या 2, इसमें मानचित्र बना हुआ है जो उपमहाद्वीप भारत को प्रदर्शित करता है। ये यहाँ पे हम देख पा रहे हैं नर्मदा नदी। ये जो क्षेत्र है ये नर्मदा नदी का क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। किस नदी की बात की गई है? नर्मदा नदी की। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट किया करते थे। यानी प्राचीन काल में, पुराने समय में मनुष्य है वो जंगलों में निवास करता था और वह अपना पेट भरने के लिए वह आखेट यानी शिकार किया करता था और जंगल में जो पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ों, फलों का सेवन किया करता था और इन उत्पादों को, जो जंगल के उत्पाद हैं, लकड़ियां हैं इत्यादि जो उत्पाद हैं, इनको वो संग्रह किया करता था यानी इकट्ठा किया करता था। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ का पता लगाओ। अब ये मानचित्र संख्या 2 की बात की गई है। चलिए मानचित्र नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ देखते हैं हम सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। ये देखेंगे हम, ये किरथर की पहाड़ी है और ये सुलेमान, काबुल नदी के नीचे ये जो सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, सिंधु नदी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ, गेहूँ और जौ, सबसे पहले गेहूँ और जौ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट डाउन करें बच्चे,
कि सबसे पहले 8000 वर्ष पूर्व यानी प्राचीन काल में मानव ने किन फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था? गेहूं और जौ। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व जो भारत का मानचित्र है, इसमें उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब मानचित्र संख्या 2 में हम चलते हैं। ये है अपना मानचित्र। इसमें हम देखते हैं गारो पहाड़ियाँ, ये गारो पहाड़ियाँ हैं और ये मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। भारत के उत्तर पूर्व में ये गारो पहाड़ियाँ और भारत के मध्य में विंध्य पहाड़ियाँ। जो नर्मदा नदी जिसकी चर्चा भी पहले की गई थी, ये नर्मदा नदी, इसके उत्तर में विंध्य पहाड़ियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। क्या उपजाया गया सबसे पहले? चावल। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। यह मानचित्र संख्या 2 है, जिसका अध्ययन अभी हमने पाठ के बीच में किया। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। अब हम मानचित्र संख्या 2 में चलते हैं। सिंधु तथा इसके जो आसपास की जो नदियां हैं उनका पता। ये देखिए, अभी हमने किरथर और सुलेमान की जो पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में पता लगाया था। ये है इसके नीचे, ये देखिए सिंधु नदी। ये सिंधु नदी जो हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, ये हिमालय जो पर्वत श्रृंखला अपनी यहाँ पे, इससे होकर ये नदियाँ, इसकी जो सहायक नदियाँ निकलती हैं, जिसमें झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है, व्यास है। ये जो नदियाँ हैं ये इसके जो सहायक नदियाँ हैं, इन सहायक नदियों से ही मिलकर ये जो सिंधु नदी है इसका निर्माण होता है। कि सहायक नदियाँ क्या होती हैं? देखिए, जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो जब एक बड़ी नदी में मिलती हैं तो जो छोटी नदियाँ होती हैं उसे सहायक नदी कहा जाता है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। चलिए वापिस मानचित्र पर जो पृष्ठ संख्या 2 पे है, ये देखिए गंगा नदी और ये सोन नदी मानचित्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जिसे हम आज बिहार के नाम से जानते हैं, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए भी जाती। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे।
धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे स्थान और एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह और उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। ये प्राचीन समय में बात की गई है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन क्यों क्या करते थे, क्यों जाया करते थे। लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ये वर्तमान समय की बात की गई है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। चलिए मानचित्र संख्या 1 पर चलते हैं हम। और ये जो उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप की यहाँ पे चर्चा की गई है, इसमें बताया गया है कि इसकी जो सीमा है, इसका निर्धारण है वो पहाड़ियों। हम देखेंगे कि ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा हिमालय पर्वत का भाग है, पहाड़ियों का भाग है। तो जो हमारे भारत देश की जो सीमा का निर्धारण है वो पहाड़ियों के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ियाँ, पर्वत तथा समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए, यहीं बस गए। लोगों ने इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया है। कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने तथा यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अब हम मानचित्र संख्या 1 की यहाँ पे बात की गई है। मानचित्र 1, दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों, पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये भारत की बात की गई है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए प्राय इंडिया और भारत जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। किससे निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहा था। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा था? हिंदोस और इंदोस। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया, जो अपने अभी सिंधु नदी की चर्चा की थी, तो सिंधु नदी के जो पूर्व में स्थित जो भूमि है, भूभाग है, उसको उन्होंने क्या कहा था? इंडिया कहा था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश में होने लगा था। हम मानचित्र संख्या 2 में देखते हैं जो सिंधु नदी, ये सिंधु नदी। अब इस सिंधु नदी के जो इस तरह का जो भाग है, यानी पूर्वी भाग, ये पूर्वी भाग है। और इस पूर्वी भाग को क्या कहा गया?
इंडिया कहा गया। ये जो पूरी भाग है। अब अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त हो सकती है। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और उन्हें पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखे होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। प्राचीन समय में जो हम देखते हैं कि उस समय कागज़ का निर्माण नहीं हुआ था, तो लोग क्या करते थे कि पेड़ों की छाल का उपयोग करते थे और उस पर अपने जो विचार थे उनको लिखते थे। तो उस समय भुर्च नामक जो पेड़ होता था उसकी छाल का उपयोग करके जो इतिहासकार थे वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। हाँ, नेक्स्ट, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ जो नीचे दिखाया गया है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उसे अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ चित्र में देख सकते हो। जो ये चित्र बना हुआ है, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। एक लेख पत्थर, जो लेख होते हैं वो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य पुरुष स्त्री ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान में कंधार से प्राप्त होता है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय संख्या 8 में हम चर्चा करेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी भाषा का प्रयोग कब होता है? कुछ लिखना है और कुछ बोलना है, उस समय किसका प्रयोग होगा? भाषा का। नेक्स्ट, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? उस समय हमने देखा कि जो राजा महाराजा थे ज़्यादातर उन्होंने अभिलेखों पर
अपने जो विचार है वो उत्कीर्ण करवाए, क्योंकि वो उनका मानना था कि ये अभिलेख हैं, ये आगे आने वाले समय यानी कई वर्षों तक ये जीवित रह सकते हैं। तो शासकों का इनके प्रति रुझान ज़्यादा था, अभिलेखों के प्रति, कि हमें पत्थर पर ही इनको उत्कीर्ण करवाना है। अब इसमें कठिनाई क्या आती थी? इसमें अनेक प्रकार की कठिनाई आती थी। जैसे हम देखते हैं कि किसी मूर्ति का उत्कीर्ण करना है, किसी मूर्ति को बनाना है, तो एक मूर्तिकार को कितनी कठिनाई आती है, कितनी समस्या आती है, वो उस चित्र को उसमें उकेरता है। उसी प्रकार पत्थर को जब उस लिपि में उकेरा जाता, भाषा को जब उसमें लिखा जाता, तो एक लेखक को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब देखिए, इस अभिलेख की बात की गई है। यह अभिलेख उस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरेमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यह जो अशोक सम्राट था, उसने यूनानी तथा अरेमाइक नामक दो लिपियों का प्रयोग उसने अपने अभिलेखों में किया था। इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। यानी पुरातत्वविद कौन कहलाता है? पुरातत्वविद वो कहलाता है जो अतीत में बनी हुई और उपयोग में लाई गई जो वस्तुएं हैं उनका अध्ययन करता है, उनको उसके पुरातत्वविद कहा जाता है। ये भी अंडरलाइन कर लें, टिक करें इसको कि पुरातत्वविद कौन होते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे कुछ कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त इस तरह के पात्रों का प्रयोग लगभग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का, ये इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, हम इनमें देखेंगे कि ये जो सिक्के हैं उस समय के राजाओं और उस समय की जो प्रचलित व्यवस्थाओं का उत्कीर्ण इनमें किया गया है। और आजकल के जो सिक्के हैं वो सिक्के और इन सिक्कों की बनावट में काफ़ी अंतर हमें देखने को मिलता है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? इसकी चर्चा हम करेंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इस स्रोत की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत को पुनर्निर्माण करते जाते हैं।
अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लिए लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त आज अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म पर्वत ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 का अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में BC, हिंदी में इसे ईसवी पूर्व कहा जाता है, अर्थात बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। कभी कभी तुमने तिथियों से पहले AD, जिसे हिंदी में ईस्वी कहा जाता है, यह एनो डोमिनी नामक शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजों के PP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगी? पृष्ठ संख्या 2, 3 की चर्चा की गई है। पृष्ठ संख्या 3 पर इन 2 तिथियों का वर्णन किया गया है। 4700 वर्ष पूर्व और 2500 वर्ष पूर्व।
इसके लिए हम ईस्वी पूर्व शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ष पूर्व की बात की गई है। यहाँ पर 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व की बात की गई है, इसलिए हम यहाँ पर ईसा पूर्व की बात। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों अथवा भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत सा बदलाव भी आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। देखिए, इस लिपि में अक्षरों की बनावट को दर्शाया गया है कि किस तरीके से जैसे हम देखेंगे कि ये पी अल्फ़ाबेट है, इसको कैसे लिखा गया है, टी को कैसे लिखा गया है। इसी प्रकार ओ, एल, एम, ये इनके ऊपर इनके संकेत बने हुए हैं। इसी प्रकार नीचे ये अल्फ़ाबेट्स हैं और इनके ऊपर इनके ये संकेत शो किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकार में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर, ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हुए हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हैं, तो वे इसे आसानी से पढ़ सके। अब हम इस अध्याय क्या, कब, कहाँ और कैसे के महत्वपूर्ण प्रश्न और पाठगत प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ये हम इन चीज़ों के अलावा और इन चीज़ों को अतीत के बारे में जान सकते हैं कि पुराने समय में लोग किस किस तरह से ये कार्य किया करते थे। कई लाख वर्ष पहले नर्मदा घाटी के तट पर रह रहे थे। प्राचीन काल में जो मानव था, आरंभिक मानव था, वे नर्मदा नदी घाटी के तट पे रह रहे थे। लगभग 8000 वर्ष पूर्व दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बच्चे इसको नोट डाउन करें। एक बड़ी नदी से मिलने वाली नदी को सहायक नदी कहा जाता है। जो बड़ी नदियाँ होती हैं उसमें जो छोटी छोटी नदियाँ मिलती है, उन छोटी छोटी नदियों को सहायक नदी कहा जाता है। मगध में अनेक शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया।
लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा की। इन यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का मौका मिला। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा की। इन यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के जो विचार हैं उन्हें जानने का मौका मिला। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। प्राचीन पांडुलिपियाँ, अभिलेख, पुरातात्विक सामग्री आदि इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत हैं। इनके द्वारा हम इतिहास को जान सकते हैं, पांडुलिपियों के द्वारा, अभिलेखों के द्वारा और पुरातात्विक जो सामग्री है उसके द्वारा। अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग अर्थ थे। इसके अलग अलग अर्थ लिए गए हैं। सभी लोगों का एक सा अतीत नहीं रहा। पुराना जो समय था वो सभी लोगों का एक जैसा समय नहीं रहा है। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह है। ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। किसकी गणना की जाती है? ईसा पूर्व की, यानी ईसा पूर्व की। और वर्ष की गणना, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह है। और इनके जन्म से वर्ष की गणना की जाती है। आरंभिक मानव कहाँ रहते थे? नर्मदा, जो मध्य प्रदेश में है। कई लाख वर्ष पहले से लोग यहाँ रह रहे थे। वे कुशल संग्राहक थे। भोजन, जड़, फलों, जंगलों के उत्पादों पर निर्भर जानवरों का शिकार किया करते थे। सुलेमान किर्थर पहाड़ियाँ, सुलेमान किर्थर पहाड़ियाँ, सुलेमान किर्थर पहाड़ियाँ पाक अफगानिस्तान सीमा पे हैं, जो हम मानचित्र में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस स्थान पर 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया था तथा इन फसलों के साथ साथ उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाया और वे गांव में रहने लगे थे। सुलेमान किर्थर पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोग उत्तर पूर्व में गारों तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, गारों पहाड़ियाँ हैं वो असम में हैं, विंध्य पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में हैं। यहाँ पर कृषि का विकास हुआ और सबसे पहले चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था। यानी उत्तर पूर्व में जो गारो पहाड़ियाँ हैं वो असम में, और विंध्य की जो पहाड़ियाँ हैं वो एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर कृषि का विकास सबसे पहले हुआ, क्योंकि नदी घाटी के तट पे थी, तो यहाँ पे सबसे पहले कृषि का विकास हुआ था। और सबसे पहले यहाँ पर विंध्य जो पहाड़ियाँ हैं उनके पास जो उत्तर दिशा है, उनकी जो उत्तर दिशा है वहाँ पे सबसे पहले चावल फसल को उपजाया गया था। सिंधु है सहायक नदी, 4700 वर्ष पूर्व है आरंभिक नगर यहाँ पे फले फूले थे। 4700 साल पहले सिंधु है उनकी सहायक नदियों के आसपास आरंभिक नगर फले फूले थे। गंगा व तटवर्ती इलाकों में 2500 वर्षों पूर्व नगरों का विकास हुआ था। गंगा के आसपास के इलाकों में 2500 वर्षों से पूर्व नगरों का विकास हो चुका था। गंगा तथा सोन नदी, गंगा के दक्षिण भाग में प्राचीन काल में मगध की स्थापना हुई, जो आज वर्तमान में जिसको बिहार के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर मगध की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है देश का नाम, अपने देश का नाम, इंडिया का नाम, अपने देश का नाम, देश का नाम इंडिया। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। किससे निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंडोस अथवा इंडोस कहा और इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया नाम दिया है उन्होंने। नेक्स्ट है
भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम के रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। इसका वर्णन जो हमारे प्राचीन वेद है ऋग्वेद में भी मिलता है। अब पांडुलिपि क्या होती है? पांडुलिपि वर्ड बार बार इस पाठ में है। पांडुलिपि क्या होती है? यह पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी। इससे लिखी होती, हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा गया। पांडुलिपि अब किस पे लिखी जाती थी? ये ताड़ पत्रों, ताड़ के पत्तों, भुर्ज पेड़ की छाल से निर्मित भोजपत्र पर लिखी जाती थी। प्राचीन काल में जो पांडुलिपियाँ थी वो ताड़ के पत्तों पर और भुर्ज पेड़ की छाल से निर्मित जो भोजपत्र हुआ करते थे उन पर पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लेटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ होता है हाथ। इन पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। यह संस्कृत, प्राकृत व तमिल भाषा में लिखे हैं। प्राकृत भाषा होती थी वो आम लोगों की भाषा होती थी। प्राकृत भाषा होती थी वह किन की भाषा होती थी? आम लोगों की भाषा होती थी। अभिलेख क्या होते हैं? अतीत के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है अभिलेख। यह कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। पुरातत्वविद कौन होते हैं? वह व्यक्ति जो अतीत के बारे में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे पत्थर, वह ईंट की बनी इमारतें, अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ इत्यादि। इतिहासकार जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं। अब इसमें तिथियों का वर्णन किया गया इस पाठ में। बीसी, जिस तिथि के आगे बीसी लिखा हुआ है, बीसी का मतलब होता है, बी का मतलब होता है बिफोर, सी का मतलब होता है क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पूर्व यानी ईसा मसीह है, ईसा मसीह है, ईसा मसीह है। एडी, एडी अगर लिखा हुआ है किसी तिथि के आगे एडी, ए का मतलब है एनो, डी का मतलब डोमिनी। ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी। कृषि का आरंभ कब हुआ? 8000 वर्ष। कृषि का विकास यानी कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पहले। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व बसने शुरू हो गए थे। गंगा घाटी के नगर यानी मगध 2500 वर्ष पूर्व है। गंगा घाटी के नगर 2500 वर्ष पूर्व है। अब देखिए ये थे इस पाठ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और पाठगत प्रश्न थे जो पाठ के अंदर बीच बीच में दिए हुए जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अब हम जो पाठ के जो प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, पृष्ठ संख्या 3 पे दिया गया है। पहला प्रश्न है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? अभी हम प्राचीन समय की बात कर रहे थे, लेकिन अब लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज लोग निम्न कारणों से यात्राएं करते हैं: काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, अध्ययन के लिए, धार्मिक कारणों से, व्यापार करने हेतु, व्यापार करने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, पर्यटन हेतु, घूमने के लिए, नाते रिश्तेदारों से मिलने के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करते हैं। प्रश्न संख्या 5 प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया है? क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करने में क्या कठिनाइयां आती थी? कठोर सतह पर लेख लिखवाने के निम्न लाभ थे। क्या लाभ थे? देखिए, पहला है, इन्हें खुली जगहों पर स्थापित किया जा सकता था। ये आसानी से ख़राब नहीं होते थे क्योंकि कठोर चीज़ों पर लिखे होते थे तो आसानी से ख़राब नहीं होते थे। ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते थे। अब इनमें ये तो इसके लाभ हो गए, लेकिन अब इनकी कठिनाइयाँ क्या थी? किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था? क्या क्या कठिनाइयाँ लेख लिखने में आती थी? कठोर सतह पर हर व्यक्ति नहीं लिख सकता था। जिसको ज्ञान होगा, पता होगा, वो ही उस पर लिख सकता था। कठोर सतह पर लिखने में बहुत समय लगता था, टाइम ज़्यादा लगता था क्योंकि उन्हें कुरेद करके नुकीले औजारों से लिखना पड़ता था। इसके लिए नुकीले औजार मिलना बहुत ही मुश्किल होते थे। इन समस्याओं का सामना एक
लेखक को करना पड़ता था। प्रश्न संख्या 6 पे प्रश्न दिया गया है, क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? नहीं, पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष नहीं मिलते होंगे। प्रश्न संख्या 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे? 2 तिथियां दी गई हैं। कौन कौन सी तिथियां दी गई हैं? प्रश्न संख्या 3 पे बुक की प्रश्न संख्या 3 की चर्चा की है। यहाँ पे 4700 वर्ष पूर्व और 2500 वर्ष पूर्व, इनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? BC, ईस्वी पूर्व अक्षर समूह का प्रयोग करेंगे। BC यानी ईस्वी पूर्व। यहाँ पे भी चर्चा की ईस्वी पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। अब ये आगे पाठगत प्रश्न जो पाठ के अंत में दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी, तो आगे जो दिए गए हैं इनमें इनको सुमेलित करना है। नर्मदा घाटी, आखेट संग्रह, आखेट तथा संग्रह। नर्मदा घाटी, आखेट तथा संग्रह। मगध क्या था? पहला बड़ा राज्य। मगध क्या था? पहला बड़ा राज्य। गारो पहाड़ियाँ, इनकी चर्चा की गई है। गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि हुई थी यहाँ पे। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, ये प्रथम नगर। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व है। दूसरा प्रश्न है, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में प्रमुख अंतर क्या है? बताइए। उत्तर, पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों पर, किस पे? ताड़पत्रों पर। पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर हाथ से लिखी होती थी तथा इनके नष्ट होने की संभावना अधिक होती है, जबकि अभिलेख जो होते हैं वो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण के मिलते हैं। इनके नष्ट होने की संभावना बहुत कम होती है। इसकी चर्चा हमने पाठगत अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे इसमें इसकी चर्चा अपन ने की है कि पांडुलिपियाँ हाथ से लिखी होती थी और ये ताड़ पत्रों पर, और जो भोजपत्र थे, भुज पेड़ की जो छाल से बने भोजपत्र थे, उन पर ये लिखी जाती थी। आओ चर्चा करें। रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं? रसीदा का प्रश्न था, क्या प्रश्न था कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था? ये उसके मन में ये विचार आता है। और हमने इसकी चर्चा की है कि जब पाठ की शुरुआत में ही रसीदा के मन में ये विचार आता है और वो ये बार बार सोचती है कि पुराने समय में लोग किस तरह रहा करते थे और क्या हुआ होगा, इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। इस प्रश्न के निम्न उत्तर हो सकते हैं। पांडुलिपियों द्वारा जान सकते हैं, शिलालेखों और अभिलेखों द्वारा जान सकते हैं, पुरातात्विक सामग्री द्वारा यथा इमारतों के अवशेषों के द्वारा, चित्रों के द्वारा, मूर्तियों के द्वारा, औजारों के द्वारा, हथियारों के द्वारा, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों, जानवरों की हड्डियों द्वारा हम जो पुराने समय के बारे में जान सकते हैं। साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे? इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? हमारे विचार से साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण निम्न कारणों से